हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का विवेक क्लासेस पर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा सारे बच्चे बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है बच्चों, तो आपने जैसे अभी हमारे चैनल पे देखा होगा, कुछ वीडियोस हमने अभी स्टार्ट करी हैं 1 महीने पहले से ही, जिसमें हमारे प्रैक्टिस सेट जीएस के चल रहे हैं जो अभिषेक भैया करा रहे हैं हमारे, और उसमें करंट अफेयर के सेट उन्होंने रेगुलर करे हैं। करंट अफेयर के तो आई थिंक मुझे लग रहा है 9 से 10 तक सेट तक पहुँच गए हैं। तो अब उसी सीरीज को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि अभी वो जीएस और करंट अफेयर्स के अलावा भी सिलेबस आपका बाकी है, जिसमें आपकी रीजनिंग हो गई है, मैथ्स हो गई है, तो वो क्वेश्चंस भी तुम्हारे पेपर में आने हैं। तो उसके रिगार्डिंग हमने ये सीरीज शुरू करी है, यानी कि अब मैं मैथ्स के क्वेश्चन आपको कराना शुरू करूँगा। आज की वीडियो में मैं केवल 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ। छोटी मोटी बातें शुरू के 4-5 मिनट में आपको बता देता हूँ वीडियो के हिसाब से कि क्या कैसी चीज़ें सब चलने वाली हैं। पहली बात, जिन बच्चों ने सिलेबस अच्छे से पढ़ रखा है, जो जानते हैं, नॉलेज है पहले से, तो वो तो 2 की स्पीड पे लगा के इस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि बच्चे का टाइम थोड़ा सेव हो जाए। लास्ट टाइम में वैसे भी समय इतना नहीं बचा है। लेकिन जिन बच्चों की इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, कॉन्सेप्ट पर उनकी कमांड नहीं है, तो वो कोशिश करें कि जितना मैं बीच में बताता चलूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने इस हिसाब से ही डिज़ाइन कर रहे हैं कि आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जानकारी इसमें अलग से दी जा सके, ताकि आपके जो पुराने कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं वो रिवाइज हो जाएँ। उसी हिसाब से मैं क्वेश्चन का कलेक्शन करूँगा। लास्ट वीडियो तक जब मैं सेट खत्म करूँगा तो कोशिश रहेगी ऑलमोस्ट आपके सारे कॉन्सेप्ट में, इन सारे क्वेश्चंस में रिवाइज करा दूँगा। ठीक है ना? और कॉपी पेन लेके बैठे सारे बच्चे। कोई भी बच्चा मैथ्स की क्लास में ऐसे ही चला के ना बैठ जाए चैनल को। ठीक है? आप क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन रोकना, आप खुद से सोल्व करना, बाद में अपना आंसर मैच करना। दूसरी बात, अपनी अप्रोच आप देखना कि टीचर अप्रोच क्या लगा रहा है और आप किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हो। ठीक है बच्चों? तो पहले बता देता हूँ, इसका हमने बीपीक्यू नाम क्यों रखा है। ये बेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन, फुल फॉर्म शायद, क्योंकि हमने जीएस में भी यही नाम रखा है बीपीक्यू। तो बीपीक्यू का मतलब है बेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन। कोशिश रहेगी क्वेश्चन का कलेक्शन इस तरीके से हो ताकि बच्चे के आसपास की चीज़ें भी थोड़ी क्या हो जाएं, क्लियर हो जाए। सही है ना? बिल्ड योर लेवल, बिल्कुल आपको ऐसी जानकारी बीच में वीडियो में मैं दूंगा कि कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा कि हाँ भी इस तरीके से भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जा सकता है। अब देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमने टाइम एंड वर्क से लिया है। क्वेश्चन वास्तव में बहुत बेसिक है, लेकिन आप पहले खुद एक बार इसे ट्राई करके देखो। और क्या, जितने टाइम में आप इसे सोल्व कर रहे हो, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि कुछ बच्चे जिनको बातें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, वो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी ले सकते हैं क्वेश्चन में। और ये इसी वजह से मैं छाट के कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ कि वो फंसे किसी तरीके के सवाल में, उनको मैं उनका आसान समाधान बता दूँ। ठीक है? तो आप एक बार अच्छे से रीड करो क्वेश्चन को, वीडियो को रोक लो और सोल्व करो। ठीक है, तो आपने ट्राई कर लिया होगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। ध्यान देना बच्चों, सवाल में कह रहा है ए और बी की कार्यकुशलता। कार्यकुशलता होती है कि जितनी क्षमता से वो किसी काम को कर सकते हैं। एक दिन में या 1 मिनट में या 1 यूनिट में किया गया काम ही उनकी क्षमता कहलाती है, या फिर कार्यकुशलता, उसको अलग अलग नाम से बोल देते हैं। वो कह रहा है ए और बी की कार्यकुशलता का अनुपात कितना दिया है? 9:11। कह रहा है बी किसी कार्य को 432 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी कि बी अगर अकेला आएगा तो वो टोटल काम कितने दिनों में कर देगा? 432 दिनों में पूरा कर देगा। तो ए का हिस्सा ज्ञात करो, यानी कि उस काम को करने के लिए उनको कुछ पैसे दिए गए होंगे। ए का हिस्सा आपसे पूछ रहा है, और काम कैसे कर रहे हैं बताना। एक साथ कार्य करने पर उनको कितने मिलते हैं? 21,696.8 रुपए दे रखे हैं। कई बच्चे पॉइंट वगैरह देखते थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं, तो ऐसा मत करो। तो इतने रुपए मिलते हैं। आई थिंक क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है और बता रखा है 20 काम को कितने दिन में कर देगा? 432 दिनों में कर देगा। इस काम को करने के लिए उनको कुछ अमाउंट मिला है, उस अमाउंट को ए और बी अपने एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कह रहा है ए का हिस्सा उसमें कितना होगा। ठीक है? आई होप आपने अपनी अप्रोच लगा ली होगी। तो हम देख लें कितने अच्छे तरीके से सवाल को बनाया जा सकता है। ध्यान देना, कई बच्चे इसमें टोटल वर्क निकालने के लिए लग जाएंगे, लेकिन जिनको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो जानते हैं। इसमें एक लाइन छिपी हुई है छोटी सी, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं बताना। वो एक साथ कार्य करने पर, उन्हें एक साथ कार्य करने पर। ठीक है? अब जब वो दोनों काम करने आ रहे हैं तो वो एक साथ काम कर रहे हैं, इंडिविजुअली काम नहीं कर रहा कोई भी कि ए आएगा फिर बी आएगा। कह रहे हैं एक साथ दोनों के दोनों लोग आएंगे और एक साथ काम एक साथ खत्म करेंगे। तो आप सभी को पता होगा भाई, जिन्होंने अच्छे से चैप्टर पढ़ रखा है, अगर वो एक साथ काम खत्म करते हैं, अगर कोई भी 2 व्यक्ति एक साथ काम खत्म करते हैं, तो पैसा उसी अनुपात में बढ़ जाता है जिस अनुपात में उनकी क्षमता है। उनकी क्षमता का अनुपात कितना है बताना? 9:11। उनकी क्षमता का अनुपात है 9:11। तो ध्यान देना, अगर वो एक साथ काम खत्म कर रहे हैं तो पैसे किस रेशियो में बटेंगे? 9:11 में बटेंगे।
आई बात समझ में? क्योंकि काम अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से बराबर टाइम ले रहे हैं ना। अगर वो टी टाइम भी ले रहे होंगे तो मानो टी टाइम तो ये भी ले रहा होगा। अगर वो 9 की क्षमता से टी टाइम तक काम करेगा तो ये भी तो 11 की क्षमता से टी टाइम तक काम करेगा, क्योंकि टाइम वहां पर वेरी नहीं कर रहा है। सही है। तो कुल मिलाकर जो पैसे दे रखे हैं आपको बांटने हैं किस अनुपात में? 9:11। और ए का हिस्सा कितना है? 9 है, तो आपको 9 की वैल्यू निकालनी है। बांटो भाई। 21,696.8 किसका मान दे रखा है? 9 और 11। 11 और 9 टोटल कितना? ये 20 की वैल्यू दे रखी है। 20 की आपको वैल्यू दे रखी है 21,696.8। 20 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 21,696.8 रुपए। आपको वैल्यू कितने की निकालनी है? 9। तो आप पहले 1 यूनिट का मान निकालेंगे, यानी कि इसका भाग लगाने वाले हैं 20 का, और आप गुणा करेंगे कितने की? 9 की, क्योंकि आपसे इसी की वैल्यू पूछी। आप 20 को देखो ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि 0 तो हमारे पास जो रहेगी वो फिर भी पॉइंट लगाने के काम में आएगी। तो आप इसे 2 गुणा 10 लिख लो। अब आपको केवल 2 का भाग लगाना है। फटाफट से 2 का भाग लगाओ इसमें और देखो ये कितनी बार कटेगा इससे। तो ये 2 से 1 बार, ये 8 बार, और ये कितनी बार? 4 बार, और 4 के बाद ये फिर 8 बार, और ये कितनी बार? 4 बार। और 9 की गुणा कर लो। 9 चौक 36, 6 3 9 8 72, और 3 कितना? 75। देखो यहाँ से भी आपको दिख जाएगा 75, 5 6 आ गया ना। एक ही ऑप्शन में 5 6 दिख रहा है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 97 63.5। क्योंकि एक पॉइंट के बाद तो पहले से दशमलव था, एक 0 दशमलव बढ़ा देंगे, यानी कि 9763.56 आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल। कोई यहाँ पर थोड़ा चालाक बच्चा होगा, वो ये बोलेगा कि और भी जल्दी तरीके से आंसर को लाया जा सकता है। आप थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं सवालों पे, अगर आपको अच्छी स्किल्स सीखनी है तो। और भी कैसे लाया जा सकता है, ध्यान दो। जब आपको पता है जो पैसे हैं वो 9 कितने में बटने वाले हैं? 11 में। और जो हिस्सा निकालना है वो किसका निकालना है? ए का, यानी कि आपको 9 की वैल्यू निकालनी है। अगर आपको 9 की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर ये जो आंसर आए होंगे वो जरूर किसके मल्टीपल होंगे? 9 के मल्टीपल होंगे, यानी कि वो जो आंसर आएगा वो 9 से कटने वाला नंबर होना चाहिए। तो कई बार एग्जामिनर इनमें फंसाने के लिए कि बच्चा टाइम वेस्ट कर दे, तो उनके लिए इसी तरीके से ऑप्शन डिजाइन कर देता है। लेकिन कोई चालाक बच्चा है वो निकल जाएगा ऐसे करके। अगर कोई नंबर 9 से कटता है तो मतलब अंकों का योग कितने से कटना चाहिए? 9 से। तो अंकों का योग 9, 8 और 1 9 यहाँ तक कट जाएगा। 4 और 1 5, 7 5 12, 12 और 8 कितना? 20। यहाँ तक के अंकों का योग 20 कट रहा है, और 20 कटता है क्या 9 से? नहीं कटता, तो ये अपना आंसर नहीं हो। दूसरा ऑप्शन ट्राई करो। तो दूसरा तो आंसर ही है, बाकी तीनों को एलिमिनेट कर लेता हूँ मैं एक बार। 6 और 1 7 2 9, यहाँ तक 9 बैठ गया, ये 9 हो गया, बचा कितना? 6 और 2 8, 8 भी 9 से नहीं कटता, यानी कि नंबर 9 से नहीं कटेगा। लास्ट वाले नंबर को ट्राई कर लो। 8 और 1 9, यहाँ तक 9 तक कट जाएगा, लेकिन 2 और 1 3 और 1 4 बच जाएगा, यानी कि ये नंबर भी किससे नहीं कट रहा? 9 से। तो वैसे भी हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, लेकिन फिर आप उसे भी चेक कर लो, कोई बात नहीं। 9 कट जाएगा 9 से, 6 और 3 9 कट जाएगा 9 से, 7 और 5 12, 12 और 6 कितना? 18, यानी कि 18 भी किससे कट जाएगा? 9 से। तो हमारे पास केवल एक ऑप्शन ऐसा बचता है जो 9 से कटता है। तो इस आसान सवाल में भी अगर इतनी छोटी सी बात आप यूज कर लो, और ध्यान देना ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है किसी एग्जाम में से उठाकर ही लाया हूं मैं, यहाँ पे अपनी तरफ से मैंने इसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करी है। कोशिश करूंगा आगे से एग्जाम पे यहाँ पे नाम भी लिख दूं मैं इसे किस एग्जाम से लेके आया, ठीक है ना। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं लेसन। चलो देखो एक बार खुद से ट्राई करो, देखो इसने ये वाला कॉन्सेप्ट इस तरीके का सवाल किसने पढ़ाया है। ओके, आपने ट्राई कर लिया होगा। अब इससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, पहली बात ये सवाल है किससे, किस चैप्टर से है, तो ये नंबर सिस्टम का सवाल है, ठीक है। और नंबर सिस्टम में भी देखो ये विभाज्य हो रहा है, तो यानी कि डिविजिबिलिटी का सवाल है, यानी कि ये विभाज्यता का सवाल है। और विभाज्यता भी कई तरीके के सवाल बनते हैं डिविजिबिलिटी में, तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ से उठा के लाया ताकि आपको कम से कम एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन उठा के लाया कम से कम आपका एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाए, सही है। तो 7 11 13 वाला रूल किस किसने पढ़ा है? ये है कॉम्बिनेशन, यानी कि कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल, कॉम्बिनेशन से बनता है ये। आप इसमें 3 चीजें पढ़ के जाना, अभी के लिए मैं आपको केवल 3 चीजें बता रहा हूँ। 7 11 13 के लिए अगर सवाल आया हुआ है तो इसके लिए मैं अभी से 3 चीजें बता के जा रहा हूँ आपको। एक तो होता है हमारे पास 101 101। अगर 101 में आप कोई भी 2 अंक की संख्या से गुणा करेंगे, 2 अंक की संख्या मतलब जिसमें 2 अंक हों, तो एक अंक ए हो गया, एक बी हो गया। 101 को अगर आप ए बी से गुणा करेंगे तो ध्यान रखना वो नंबर 2 बार रिपीट हो जाएगा, ए बी और ए बी आ जाएगा, ए बी और ए बी आ जाएगा, सही है।
वो अंक 2 बार रिपीट, वो संख्या 2 बार रिपीट हो जाएगी पहली बार। यानी कि अगर कोई संख्या ऐसे 2 बार रिपीट हो रही है तो आप समझ जाना वो किससे कट रही है, 101 से। दूसरा रूल होता है इसमें 1001। 1001 में अगर आप किसी 3 अंक की संख्या से गुणा करोगे, ध्यान रखना, अगर आप किसी 3 अंक की संख्या से गुणा करोगे तो वो 3 अंक रिपीट हो जाएंगे, यानी कि ABC और क्या ABC। ऐसे सवाल पहले बने हुए हैं, आपको जरूर ये क्लियर होगा ये, ठीक है। जिसको नहीं है वो बच्चे बड़े अच्छे से ध्यान से रिकॉल करें सारी बातों को। तो ABC होगा, यानी कि संख्या 2 बार रिपीट हो रही होगी। तो अगर कोई 3 अंक की संख्या रिपीट हो रही है तो आप समझ जाना वो 1001 से कटेगी। अगर वो 1001 से कटेगी तो साथ में और भी चीजों से कटती है, यानी कि वो 1000 के जो फैक्टर है उनसे भी कटेगी, और वो फैक्टर लिखे हुए हैं 7, 11, 13, यानी कि वो नंबर 7 से भी कटेगा क्योंकि ये 7 से कटता है, वो नंबर 11 से भी कटेगा क्योंकि ये नंबर 11 से कटता है, और वो नंबर 13 से भी कटेगा। ध्यान देना, अगर कोई नंबर 1001 से कट रहा है तो वो 7 से भी कटता है, 11 से भी कटता है, वो 13 से भी कटता है। तो अगर कोई नंबर 7, 11, 13 से कट रहा है, तीसरा रूल भी पहले मैं बता देता हूँ, फिर मैं सवाल पे आऊंगा अपने पे। आगे देखना 10101। अगर कोई संख्या ऐसे लिखी हुई है और इसमें किसी 2 अंकों की संख्या की गुणा करें तो ध्यान देना ये 2 अंकों की संख्या 3 बार रिपीट हो जाती है, AB और क्या भाई AB। तो इन तीनों रूल्स को बिल्कुल आपके कंठस्थ होने चाहिए, अच्छे से बिल्कुल तैयार होनी चाहिए। अगर कोई संख्या 2 बार लिखी हुई है तो ध्यान रखना 101, 2 बार लिख रही है तो ध्यान रखना 101। अगर वो संख्या 3 बार लिख रही है तो ध्यान रखना 101001 इसमें गुणा होगी, यानी कि वो नंबर इससे डिवाइड होगा। अगर वो नंबर इससे डिवाइड हो रहा है तो भाई ध्यान दे लेना एक बार, वो नंबर इसके फैक्टर से भी डिवाइड हो रहा होगा, यानी कि 3 से डिवाइड हो रहा होगा, और भाई 11 से डिवाइड हो रहा होगा, और ध्यान देना 3 से हो रहा है, 11 से, 3, 11 और 13, सॉरी 3, 7, 13, 3, 7 और कितने से 13 से, और चेक करना है इसमें नंबर 37 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर 37 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3, 7, 13। तो हमारे पास 7, 11, 13 का रूल बनता है, और 3, 7, 13, क्योंकि 11 से डिवाइड नहीं होगा। 11 से डिवाइड होने के लिए क्या शर्त है बताओ, समस्थानों का योग और विषम स्थानों का योग नहीं होगा ना, वो 3 से, 7 से, 13 से और कितने से विभाजित होगा, 37 से विभाजित हो जाएगा। तीनों रूल आपको अच्छे से पता होंगे। अब मुझे देख के बता दो इस सवाल में अपने इनमें से कौन सा रूल काम आने वाला है। तो क्या आपको ये 3 अंक की संख्या नहीं दिख रही कि यहाँ पे उसने 625 लिखा, तो 3 अंक की संख्या भी छोड़ो, क्या आपको उसने 7, 11, 13 लिख के नहीं दिया, 7, 11, 13, अगर उसने 7, 11, 13 लिख के दिया है तो समझ जाना ये 3 अंकों की संख्या क्या हो रही होगी, रिपीट हो रही होगी। यानी कि अगर ये 625 पहले लिखा हुआ है तो बाद में भी ABC की वैल्यू कितनी होगी बताना, 625 होगी, बाद में भी ABC की वैल्यू 625 होगी, तभी ये रूल फॉलो हो सकता है भाई। तो 6 अंकों की संख्या है ना, तो यानी कि सब सिंगल डिजिट नंबर है। अब हमें निकालनी है वैल्यू A+B/C, तो 6 और 2 8, A+B का मान जोड़ो, C की वैल्यू कितनी है, 5 से भाग लगा दो, 8 में अगर आप 5 से भाग लगाएंगे तो एक बार, फिर 3 बचेगा, 6 बार, यानी कि 1.6 आपका आंसर, 1.6 आपका आंसर है। अच्छे से इन चीजों को रिकॉल कर लेना, नहीं आपको अगर पहले से पता है तो ध्यान रखना, नोट कर लेना। आई होप आपको बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार ट्राई करो, ट्राई करो। क्वेश्चन को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कौन से चैप्टर से हम इस क्वेश्चन को लेके आए हैं, और कई बच्चों का आंसर भी आ गया होगा और उन्होंने सब चीजें बढ़िया से पकड़ ली। ध्यान देना, ये निवेश कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जो हमारा पार्टनरशिप वाला चैप्टर होता है, साझेदारी वाला, उससे सवाल है। ए और बी एक व्यापार में किस अनुपात में निवेश कर रहे हैं, 3:5 के अनुपात में निवेश कर रहे हैं। और देखो यहाँ भी मैं आपको बेस्ट अप्रोच सिखाऊंगा। ये वास्तव में अगर कोई पहले से प्रैक्टिस इन चीजों को अच्छे से करके जाता है तो उसके लिए सेकंडों का सवाल है, फिर भी हम पहले अपने तरीके पे आते हैं ना। तो ए 8 महीने बाद अपनी धनराशि वापस ले लेता है और बी वर्ष के अंत में अपना धन वापस लेता है। बी वर्ष के अंत में ए ने जो राशि लगाई है वो कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए। बी ने जो राशि लगाई है वो 1 साल के अंत में वापस ले रहा है, यानी कि 12 महीने, क्योंकि सेम यूनिट रखना। अगर यहाँ महीने दे रखे हैं ना तो यहाँ भी क्या रखना, महीने रखना। कह रहा है वर्ष के अंत में ये लाभ होता है। तो पहले तो मुझे बताओ आप ये निवेश में लाभ वगैरह हम कैसे काउंट करते हैं, अगर पार्टनरशिप में हम लाभ वगैरह काउंट कर रहे हैं तो कैसे करते हैं। उसको नहीं पता तो उसको एक बार मैं बता रहा हूँ। जैसे 2 निवेशक ही लेके चलते हैं,
कि एक ए है, ए भी नाम दिए, एक ए रख लो, एक क्या रख लो, बी रख लो। तो ध्यान रखो पहले वो कोई राशि निवेश करते हैं, इसकी राशि C1 मान लेते हैं, ये कोई C2 राशि निवेश करेगा, यानी कि पहले तो हमारा एक धन होता है जिसको हम निवेश करते हैं, फिर हमारे पास कुछ टाइम होता है जिस टाइम के लिए हम निवेश करते हैं, तो इसके लिए T1 मान लो, इसके लिए T2 मान लो। ध्यान देना जो हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, यानी कि लाभ कैलकुलेट करते हैं P, वो इसको P1 मानोगे और इसे क्या मानोगे, P2 मानोगे। तो जो P1 बराबर होता है ना, P1 बराबर P बराबर CT याद रखना ऐसा, P बराबर CT, क्योंकि कई बार होता क्या है, जरूरी नहीं है इन दोनों को देके यही पूछे, कई बार इन दोनों को देके ये पूछ सकता है, इन दोनों को देके ये पूछ सकता है। आप बस ये रखना P1 बराबर C1 T1, ये इसका प्रॉफिट हो गया, और P2 बराबर C2 T2, ये इसका प्रॉफिट, क्योंकि कई बार हमसे अदल बदल के बातें पूछ सकता है। तो रटने वाली बात मत करना कि हमेशा गुणाई करना होती है, ठीक है ना। तो बस ये देखना कि P बराबर क्या रखते हैं, CT, तो कई बार वो CT देगा तो P के लिए गुणाई करेंगे, कई बार वो P और C दे देगा तो T के लिए P में किसका भाग लगाएंगे, C का। तो जिसको नहीं पता वो अच्छे से छाप ले यहाँ पर बात, और अपने सवाल पे आ जाते हैं। फिर क्या दे रखा है इसने, A और B के बाद बताना। A का धन कितना है, A का धन कितना है, 3 निवेश कर रहा है, B का धन कितना है, वो 5 निवेश कर रहा है, टाइम कितना है दोनों का। तो अगर A निवेश कर रहा है 3 और टाइम ले रहा है 8, और B निवेश कर रहा है 5 और टाइम ले रहा है 12, तो पहले यहीं पे रेशियो निकाल लो। तो अगर मैं रेशियो निकाल रहा हूं तो पहले 4 से काट लेता हूं 2 बार, और 4 से कितनी बार, 3 बार, और फिर ये 3 से 3 काट लो। कुल मिला के जो धनराशि बटेगी वो किस अनुपात में बटेगी, 2:5 में बटेगी। और 2:5 में भी तुम्हें किसका मान निकालना है, 2:5 में भी तुम्हें 2 का मान निकालना है, क्योंकि उसने 1 का लाभ पूछा है। तो जोड़ दो एक बार, 5 और 2 7, 7 बराबर किसके होना चाहिए, 45, 66, 73। और ये टाइम खराब करने के लिए इतना बड़ा डाटा दिया जाता है, ध्यान रखना। और वरना बच्चे मैं बताऊंगा लास्ट में कि आप इसे बहुत जल्दी से भी टिक करके भाग सकते हो यहाँ से। तो पहले तोड़ दो इनको, ये वाला धन 2:5 में बांट दो, यानी कि टोटल 7, और वैल्यू किसकी चाहिए हमें, 2 की, तो गुणा में 7 से काट लो, पहले काटोगे आप 6 बार 3 बचेगा, 5 बार 1 बचेगा, 2 बार 2 बचेगा, और फिर 7 या 21 और 6 फिर 9 बार है ना। तो 2 नाम 18, और 2 3 6 और 1 7, फिर 4, फिर 10 में 0, 6 और 12 और 1 कितना, 13। ध्यान दो ऑप्शन नंबर क्या आ गया हमारा, बी आ गया। 13 0 4 7 8, ठीक है, 1,30,478 हमारा आंसर आ गया। एक इसका हिस्सा आ गया 1। अब बहुत प्यार से देखो एक बार, अगर एक बार ध्यान तुम्हारा ऑप्शन की तरफ चला जाता, आप बताओ आप किसकी वैल्यू निकालने वाले हो, 2 की। अरे किसकी वैल्यू निकालने वाले हो, 2 की। जैसे मैंने 9 वाले सवाल में बताया था जिसमें आपने 9 से काटा, अगर वो वैल्यू 2 की गुणा करके आ रही होगी तो वो 2 से कट रही होगी या नहीं। और आप बताओ क्या ये ऑप्शन 2 से कटता है, क्या ये ऑप्शन 2 से कटता है, क्या ये ऑप्शन, मतलब सेकंडों में यहीं पर देखने के बाद ही जब आप ये रेशियो निकाल लेते हैं ना इनका धन का बढ़ने के बाद, तो ये भाग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, इस भाग की भी जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑप्शन पहले टिक हो जाता है। तो ऐसे अप्रोच में थोड़ा ध्यान दिया करो, जब हम ये नहीं है कि पूरा कैलकुलेशन करने के बाद ही हम टिक करेंगे, बीच बीच में हमारा ऑप्शन की तरफ भी ध्यान जाना चाहिए कि वो किस तरीके से हमसे आंसर पूछ रहा है। हम निकाल के कुछ और लिया, उसने पूछा कुछ और। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ो। बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन कई बार बच्चे इनमें भी फंस जाते हैं, यूनिट वगैरह बदलने में भी गड़बड़ हो जाती है। तो अलग अलग चैप्टर से सवाल है। ये वाला क्वेश्चन है हमने टाइम एंड डिस्टेंस से लिया है। एक व्यक्ति 14 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करता है, तब व्यक्ति की चाल, मैं वही तो कह रहा हूँ ना। अब देखो पहले इसने ऑप्शन में क्या दे रखे हैं, यानी कि वो चाल अगर आपसे पूछना भी चाह रहा है तो वो किस में पूछना चाह रहा है। तो चाल को आपसे मीटर प्रति सेकंड में पूछना चाह रहा है, मीटर प्रति सेकंड में चाल पूछना चाह रहा है ना। यानी कि डिस्टेंस को आपको किसमें बदलना है, मीटर, और टाइम को आपको किसमें बदलना है, सेकंड में। और आपसे क्या पूछिए, चाल। स्पीड बराबर क्या होता है, s बराबर होता है कितना, d/t। आप अगर किसी को ये भी नहीं पता होगा तो उसको सीधी बात ये तो पता ही होती है, दूरी बराबर चाल होना चाहिए, यानी कि दूरी बराबर चाल गुणा में कितना। तो यहां से अगर आपसे चाल पूछ रहा है तो दूरी में भाग लगाना पड़ेगा कितने का, टाइम। तो लगाओ भाग। दूरी कितनी है, 14 किलोमीटर है, लेकिन बेटा चाहिए किसमें, मीटर में चाहिए, तो 1000 की गुणा करो। और नीचे फिर बताओ 12 मिनट है, और मिनट किसमें चाहिए, सेकंड में, तो 60 की गुणा करो। किलोमीटर मीटर में चाहिए तो 1000 की गुणा, मिनट से सेकंड बनाना है तो 60 की गुणा करनी पड़ेगी। 16 का मतलब इसको 20 से 3 बार काटो इसे, 20 से काटने से 5 बार, उसके बाद 2 से काटो, 2 से इससे भी काटो 6 बार,
2 से इसे 25 बार काट लो, एक बार नंबर और कट जाएगा, 2 से 3 बार और 2 से कितनी बार 7 बार। ऊपर आएगा 25 सत्ते 175, नीचे आएगा 3 3 और ऑप्शन वहां बहुत नियरेस्ट नियर ऑप्शन तो यानी कि आपको भाग लगाना पड़ेगा इस सवाल। 175 में अगर आप 9 का भाग लगाओगे तो एक बार भाग जाएगा, ध्यान रखना। 8 और 5 85 में भाग लगाओगे तो 9 नाम 81 आएगा और 4 से इस बचेगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेना, 9 चौक 36, तो 19.4 सवाल का आंसर। और भाग आगे भी जाएगा क्योंकि दोबारा 4 से इस बचेगा, तो आगे हमें करना ही नहीं है। 10 के 1 अंक तक उसने ऑप्शन दे रखे हैं सारे, वहीं पर करके छोड़ देगा। बहुत आसान सवाल था। फॉर्मूला जिसको पता है, चीजें जिसको चेंज करनी आती हैं वो इजीली कर लेगा। चलो 5वां क्वेश्चन देखो, वीडियो रोको, खुद से ट्राई करो। ठीक है, अब देखो ये सवाल मैंने मेंसुरेशन से लिया है और मेंसुरेशन से भी मैंने सीधा कौन सा सवाल लिया है, प्रिज्म का सवाल लिया है। तो अब यही तो चीजें होती हैं, जो सारी चीजें पूरा सिलेबस पढ़ के जाएंगे ना बच्चे, वही बिल्कुल ट्राई करेंगे कि वो 15 में से 15 बनाए। अगर वो दिल्ली पुलिस देने जा रहे हैं तो ऐसे बच्चे जो पूरा सिलेबस कवर करके जाएंगे वही ट्राई करेंगे कि 15 में से कितने क्वेश्चन बनाने हैं, 15। मानो एक आधा ऐसा भी सवाल आ गया और बाकी चैप्टर आपने कितने मजबूत कर रखे हो और ये आसान सा सवाल आ गया तो चल जाएगा, तो क्यों छोड़ना भाई। क्योंकि मेंसुरेशन भी आएगी तो 1 2 सवाल तो आएंगे। और मैं मेंसुरेशन में पहली ही क्लास में प्रिज्म का सवाल क्यों लेके आया, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे वेंडर चेंज हुआ ना, तो किसी को ऐसे ज़्यादा वो नहीं था कि भाई वो ऐसे भी क्वेश्चन रखेंगे। अब जैसे वेंडर चेंज हुआ, सिलेक्शन पोस्ट के पेपर हुए और उसके बाद स्टेनो के पेपर हुए। स्टेनो तो मैथ आता भी नहीं है, फिर भी उन्होंने मैथ्स में रख दिया कुछ क्वेश्चन। लेकिन सिलेक्शन पोस्ट में जो क्वेश्चन आए वो मेंसुरेशन में सीधे मतलब प्रिज्म पिरामिड से ही रखे। लेकिन बहुत हार्ड बात नहीं है अगर आपको इनकी बेसिक जानकारी है। पिरामिड तो मैं फिर भी कह देता हूँ क्योंकि वो अलग अलग बेस पर बनता है, तो उससे क्वेश्चन हार्ड बन सकते हैं। प्रिज्म से ऐसी कोई खास बात नहीं होती। तो पहले तो दोनों के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। एक तो प्रिज्म के फॉर्मूले क्या होते हैं, क्योंकि बेसिक सवाल मानो फॉर्मूले पे ही आ गया तो क्या करोगे फिर। और पिरामिड का जो है, इनके दोनों के फॉर्मूले पता होने चाहिए। दूसरा ले लेते हैं, वॉल्यूम निकालो पहले, आयतन। आयतन क्या होता है मैं लिखवा देता हूँ फॉर्मूले, और उसके बाद इनका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है जिसको हम LS से बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया ना। और उसके बाद इनका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। ये तीनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए दोनों। तो प्रिज्म तो नॉर्मल है, प्रिज्म मतलब कोई भी बेस आ सकती है, उसको आपने कोई हाइट दे दी, तो बेलन वगैरह ये सभी प्रिज्म ही है। आप मतलब सेम हाइट दे दी, ऐसे नहीं शंकु को आके बोलो। आपने कोई आकृति जो बेस बनाया उसको सेम आपने ऊपर उठा दिया, ऊपर भी सेम बेस रहना चाहिए, उसे ही हम प्रिज्म बोलते हैं। और उसके अलावा दूसरी आकृतियां पिरामिड की होंगी। आयतन देख लो पहले। प्रिज्म का आयतन होता है बेस एरिया, बेस एरिया यानी कि आधार का क्षेत्रफल। मैं पूरा नहीं लिख रहा यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल, समझ जाना। बेस एरिया और इनटू में हाइट। और ये फॉर्मूला तो सभी ऐसी 3D आकृतियों का होता है कि आप आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई कर दो, आप वॉल्यूम निकाल लेंगे। बस यहाँ पर क्या होता है, यहाँ 1/3 लगेगा बेस एरिया और इनटू में हाइट, बाकी बातें सही है। अब यहाँ पृष्ठ क्षेत्रफल देखो, यहाँ होता है बेस पैरामीटर, BP बार बार आ रहा है। बेस पैरामीटर मतलब आधार का परिमाप, जिस पर ये बना है उसका पैरामीटर। और इनटू में क्या करते हैं बताना, बेस पैरामीटर और इनटू में क्या, हाइट। यहाँ ध्यान दो, इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वहाँ बेस पैरामीटर इनटू में हाइट कर दोगे, पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। यहाँ 1/2 होता है और बेस पैरामीटर तो होगा ही होगा, लेकिन हाइट जो होगी वो सिलेंट हाइट होगी। सिलेंट हाइट, सिलेंट हाइट मतलब यहाँ पर ये तिर्यक ऊंचाई। तो क्षेत्रफल के लिए क्या लिखते हैं, बेस एरिया, और परिमाप के पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। और यहाँ आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई भी कौन सी लेनी है, तिर्यक ऊंचाई। सीधी ऊंचाई नहीं लेनी, तिर्यक ऊंचाई लेनी। टोटल सरफेस एरिया में, टोटल में क्या करते हैं, अब हमने इसमें टॉप बॉटम छोड़ा होगा, तो आप क्या करोगे 2 इंटू बेस एरिया और प्लस में ये जो पूरा मान निकाला है आपने, तो इसको मैं डायरेक्ट LS से लिख देता हूँ, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया। अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है ना, तो लेटरल तो आपको निकालना पड़ेगा, जो बेस होगा उसका एरिया और निकालना, दो की गुणा करनी है। इसके टोटल में बस ये होता है, बाकी सारी बातें सेम है। वहाँ बेस एरिया एक बार लिखोगे आप, बेस एरिया और प्लस में लेटरल सरफेस एरिया। तो एक बार बस फॉर्मूले आप देख लो, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो में ना मैं यहाँ से सवाल लेके आऊंगा दोबारा, तो तब आप ये मत कह देना कि हमें फॉर्मूला याद नहीं है। यहाँ पर नोट करके कोई फॉर्मूले को याद कर लो, देख लेना अच्छे से। अब सवाल पे आते हैं, हमसे क्या पूछा है, प्रिज्म का आधार का क्षेत्र। आधार जो है वो क्या है, एक वर्ग के रूप में, आधार एक वर्ग के रूप में, और उस वर्ग की भुजा कितनी है, 20। इस प्रिज्म की ऊंचाई कितनी है, 8। और आयतन पूछा है, आप देख के बताओ बड़े ध्यान से।
हो गया बस सवाल। आप देख के बताओ, आयतन, आयतन का फॉर्मूला यही है प्रिज्म का। और आपको किसका एरिया चाहिए, बेस एरिया चाहिए। और बेस क्या है, वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की पावर 2, और भुजा कितनी है 20, तो 20 की पावर 2 कितना 400, अरे 20 की पावर 2 कितना 400, और हाइट कितनी है 8, तो 400 में 8 की गुणा करोगे 8 चौक 3200 अपना आंसर आ गया। तो बताओ अगर किसी बच्चे को नॉर्मल फॉर्मूला भी पता है तो भी वो इस सवाल को आराम से अटेम्प्ट करके निकल जाएगा, वरना ये आसान सा सवाल आपको छोड़ना पड़ेगा। और अभी छूट रहा होगा, जिन बच्चों ने रिवाइज नहीं करना वो अपना लास्ट में स्कोर देखना कि 10 में से आप कितने सवाल क्वेश्चन टोटल करके आए हो, तो छूट जाएगा ऐसे सवाल का और कोई ले जाएगा नहीं। चलो भाई, ये आ गया पाइप एंड टाइम सिस्टम। ये कह रहा है यदि पाइप ए एक खाली टैंक को 15 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप उसे खाली टैंक को 35 घंटे में भर सकता है, दोनों भरने वाले पाइप दे रखे हैं, एक 15 घंटे में भर रहा है, दूसरा, ध्यान देना, दूसरा किसमें भर रहा है 35 घंटे में भर रहा है। कह रहा है दोनों मिलकर आधा खाली टैंक, यानी कि आधा उसमें पहले से भरा हुआ है, आधा खाली टैंक कितने मिनट में भर देंगे। तो टोटल टाइम जो आप मानोगे वो आपको नहीं भरना, आधा खाली टैंक भरना है। तो कर लो भाई, पहली बात तो वो पता होना चाहिए वो टाइम जो तुम्हें भरना है। तो ए कितने घंटे में, ए भर रहा है 15 घंटे में और बी उसे भर सकता है 35। तो आसानी सवाल है, बस ये है थोड़ा सा यहाँ लास्ट में उसने टाइम वाइम बदला हुआ है और पूरा टाइम नहीं भरना, कभी वहाँ पूरे में भाग लगाने लग जाओ तो उन चीज़ों का भी ध्यान रखना। तो ए भर रहा है 15 घंटे में, बी भर रहा है 35 घंटे में। तो पहले तो वो टैंक मान लो, और वो टैंक क्या मानोगे, इनका एलसीएम। जिसको एलसीएम में दिक्कत होती है वो इनके छोटे मोटे फैक्टरों को बाहर निकाल लिया करो, यानी कि दोनों नंबर 5 से करते हैं ना, तो 5 बाहर निकाल लो, और 5 बाहर निकाल लिए तो 5 दिया 15 और 5 सत्ते 35। अब तो कुछ कॉमन नहीं है ना, तो निकल जाएगा एलसीएम आराम से भाई। 5 दिया 15 और 15 सत्ते कितना 105, यानी कि वो जो टैंक है वो 105 का है। अगर वो टैंक 105 का है तो वो दोनों मिलकर आधा टैंक भरना है वो भी, और उसके लिए मिनट पूछ रहा है। आप बताओ 15 सत्ते 105 और 35 थी 105, यानी कि ये 1 घंटे में 7 काम करेगा, ये 1 घंटे में 3 काम करेगा। काम करना कितना है 105, पूरा काम नहीं करना, इसका आधा काम करना, और काम बटे में इनकी क्षमता का टाइम निकल जाएगा। क्योंकि हमारे पास टोटल वर्क का जो फॉर्मूला क्या, टोटल वर्क ऐसे निकालते हैं कि अगर आपको कुल काम निकालना है, एफिशिएंसी में आप टाइम का गुणा करेंगे, एफिशिएंसी में आप टाइम की गुणा करेंगे अगर आपको टोटल काम निकालना है। और यहाँ पर हमें टोटल काम तो दे रखा है, हमें टाइम निकालना है, तो फिर टोटल वर्क में हम किसका भाग लगाएंगे, एफिशिएंसी। तो 105/2 में 7 और 3 10 से भाग लगाओ भाई, और क्योंकि ये टाइम घंटे में आएगा तो मिनट में बदल लो, 60 की गुणा करो, ये कट जाएगी 2 से कितनी बार 3 बार, 105 का 3 गुना निकालना है 315 मिनट, 315 मिनट इस सवाल का। तो ऐसे एक दो आसान सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड मैंने नहीं रखे हैं, बस मैं आपको इन सवालों में अप्रोच दिखाना चाह रहा हूँ आप कितने बेहतर तरीके से कर सकते हो। मुझे भी पता है मैं कई सवाल बहुत आसान है, लेकिन मैं कह रहा हूँ उनको और भी आसान बनाया जा सकता है। और वेट करो लास्ट के प्रैक्टिस सेट तक, आपको बढ़िया बढ़िया सवाल देखने को मिलेंगे। अब ये नहीं है कि मैं पहली वीडियो लाता और उसमें धुआं कर देता तो फिर दूसरी वीडियो को पढ़ने का तुम्हारा मन भी नहीं करता। तो धीरे धीरे फ्लो बढ़ाएंगे आपको। जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं उनको पता है कि चीज़ों को हम किस तरीके से कवर कराते हैं। चलो, ट्रेन का सवाल है, दोबारा टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल ले लिया, लेकिन आपके पास टॉपिक थोड़ा सा उसमें अलग है। ट्रेन का क्वेश्चन है, ट्राई करो खुद से करने के लिए, एक बार देखो आंसर क्या है। ठीक है, आपने कर लिया होगा। कह रहा है एक 420 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही है, और एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। कह रहा है प्लेटफॉर्म की लंबाई। आपको इनके बेसिक्स बताऊंगे, उम्मीद है आपको ट्रेन वाले सवालों के बेसिक पता होंगे। बेसिक क्या है, जब ट्रेन किसी पोल को पार करती है, किसी आदमी को पार करती है, किसी पुल को पार करती है, किसी खंबे को पार करती है, यानी कि किसी भी ऐसी चीज को पार करती है जिसकी लेंथ आप बिल्कुल नगण्य यानी कि 0 के बराबर मान सकते हैं। ध्यान देना, ऐसे टाइम पे हम इनकी कोई भी लंबाई नहीं लेते, हम केवल किसकी लंबाई लेते हैं, ट्रेन की। और ट्रेन की लंबाई तो हर हाल में ली ही जाएगी। ट्रेन चाहे एक दिशा में जाए, ट्रेन चाहे विपरीत दिशा में आए, ट्रेन चाहे एक खड़ी हो दूसरी चल रही हो, ध्यान देना ट्रेन की लंबाई तो आपको लेनी ही लेनी है हर हाल में। दूसरा, ये तो मैंने बताया कि ऐसी चीजें जिनकी जो लेंथ है उनको हम नगण्य 0 मान लेंगे। दूसरी तरीके से चीज होती है, बताओ जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो क्या प्लेटफॉर्म की लंबाई को हम बहुत 0 के बराबर मान सकते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो बहुत लंबा होता है। ट्रेन किसी सुरंग को पार करेगी,
किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी या ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को पार करेगी या फिर किसी ऐसी चीज को पार करेगी जिसकी लेंथ हम मेजर कर सकते हैं या फिर क्वेश्चन में दी हो या फिर पूछी हो, तो वहां पर उस कंडीशन में दूरी हमारे पास दोनों ऐड करनी है, जिस ट्रेन से आप उसको ट्रेवल पार कर रहे हो और जिस चीज को पार कर रहे हो। और दूसरी बात बताता हूँ, पूरे ट्रेन के चैप्टर में एक ही फॉर्मूला काम करता है, दूरी बराबर चाल गुना समय। पूरे ट्रेन के चैप्टर में यही फॉर्मूला काम करता है, दूरी बराबर चाल गुना समय। और मैंने बताया दूरी किस तरीके से लेनी है, इस कंडीशन में केवल ट्रेन की दूरी, इस कंडीशन में ट्रेन और प्लेटफॉर्म, ट्रेन और सुरंग और ट्रेन और दूसरी ट्रेन दोनों की दूरी लेनी है। स्पीड उसी हिसाब से जो दे रखी है क्वेश्चन में और टाइम। अब इस सवाल में देखो ट्रेन कितनी है 420 मीटर लंबी, पार किसको करनी है, एक प्लेटफॉर्म को। तो डिस्टेंस क्या यहाँ पे ट्रेन की ही लें या दोनों की लेनी है, तो मैं दोनों की लेनी है। 420 प्लस में प्लेटफॉर्म, तो ये हो गई दूरी। किस चाल से पार करनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ टाइम किसने दे रखा है, सेकंड में, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो। अभी के लिए जान लो बस कि अगर किलोमीटर प्रति घंटे में से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से क्या करते हैं, गुणा कर देंगे, तो ये बदल जाएगा किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, यानी 5 में कितना 18। और कितने सेकंड में पार कर रही है, 30। काट लो रिजल्ट, 18 से कटेगा ये 4 बार, 18 चौक 72 ना, 5 चौक 20 और 20 की 30 में गुणा करूंगा तो आएगा 600। 20 की 30 में गुणा करेंगे 600, तो P बराबर 600 और 420 उधर जाके हो जाएगा माइनस, कुल मिला के रिजल्ट बचेगा हमारे पास 180। यानी कि जो प्लेटफॉर्म था देखो काफी लंबा प्लेटफॉर्म है, 180 मीटर उसकी लेंथ आ गई है, 180 मीटर लंबा। चलो क्वेश्चन नंबर 8, और 8 है बोर्ड मास से, लेकिन इसका पूरा डाटा नहीं है, कुछ साइन यहाँ पे गायब है, तो मतलब टाइपिंग करती बार वो साइन हो गए हैं मिस। कोई बात नहीं, मिस हो गए हैं तो हम उनको दोबारा से लिखने की कोशिश करेंगे, क्या क्या चीजें क्वेश्चन में साफ देता हूँ पहले, है ना। अच्छा सोच के बताओ पहले यहाँ पे क्या साइन हो सकता है, क्योंकि 64 का डबल लिखा हुआ है तो मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे डिवाइड का साइन लेने की। और यहाँ अब ये माइनस में एक रिजल्ट तो आ गया है, देखते हैं क्या क्या साइन हो सकते हैं, रख के देखो। माइनस माइनस प्लस तो लेने में कुछ फायदा नहीं है, यहाँ तो डिवाइड ही ले लो, 64 दूनी 128, यहाँ माइनस लेंगे तो कितना बचेगा, -6 और 15 प्लस 15 और 8 7 7 21 में से -6 करेंगे तो 15 ऑप्शन नहीं है, प्लस ले लो, प्लस यहाँ 2 बार 8 और 2 10 प्लस 15 21। चलो कोई साइन नहीं है, उसे रख के मैं सोल्व करके देख लेता हूँ, जो होगा देख लेंगे। नहीं फिर 5 दिया 15 और डिवाइड लगाओ, यहाँ डिवाइड सही रहेगा, है ना, तो भी कटेगा ही, ठीक है। चलो ट्राई करें, 64 से ये 2 बार कट जाएगा, प्लस 8 जो भी ऑप्शन आएगा। मैंने ऐसे बता देता हूँ क्योंकि ये सवाल बोर्ड मास से है, तो बोर्ड मास आपको आना चाहिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ बस, बोर्ड मास आपको आना चाहिए। और बोर्ड मास में पहले सीधा सीधा ब्रैकेट में मत जाया करो, दो चीजें होती हैं इसमें, ब्रैकेट होता है बार, और किसी भी नंबर में जो बार होता है ना तो पहले बार सॉल्व करना है, तो बार के सवाल आएंगे आगे, उनमें गड़बड़ मत करना। दूसरा ब्रैकेट का होता है, फिर ये ऑफ आएगा का वाला, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन, इसी क्रम में करा करो, तो सवाल का आंसर एक बार में निकालने की कोशिश करना, वरना सवालों में बहुत टाइम लग जाता है। 64 से 2 बार 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, 5 दिया 15 और ये 8, 15 में से 8 जाएंगे 7 और 7 और भाग 3 लिखा हुआ है तो 3 की भी अंदर गुणाई कर लो है क्योंकि वो अलग है ब्रैकेट, तो 8 और 2 10 तो 7 ये 21, तो 31 इस सवाल में है नहीं कोई ऑप्शन, तो अभी मैंने साइन मान के कर लिया है, क्योंकि साइन मेंशन नहीं थे ना उस हिसाब से तो गड़बड़ होगी, तो देख लेंगे जो भी साइन आएंगे। तो बस इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है, प्लस कर लें, क्या कर लें प्लस, वही फिर तो कर क्या करेगा, ऐसे तो कितने तरीके क्या क्या कर लें, कितने साइन है, वहाँ तक ऑप्शन चारों को बैठेंगे, ठीक है, इतना टाइम नहीं है, बस समझ लेना। ये क्वेश्चन ट्राई, तो एक परसेंटेज से सवाल है ना, देखने के बाद पता चल रहा है, तो पहले खुद से ट्राई करना भाई, ठीक है। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा, आंसर आपका आ गया होगा, तो देखते हैं आपने क्या करा है। तो ये मत कहना कि भैया इतनी जल्दी कैसा आंसर आ गया, वीडियो रोक के सोल्व कर रहे हो ना तुम,
ये नहीं चलते चलते सोल्व करो, रोको, सोल्व करो, फिर आंसर मैच करो। कह रहा है एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 28% घर के किराए पर खर्च करता है, यानी कि जो महीने की तनख्वाह मिली तो उसने तो घर के किराए में दे दी भाई 28%। तो कह रहा है हर महीने 687 रुपये परिवहन पर, यात्रा में भी लगा रहा है, आने जाने में खर्च होते होंगे पक्का, 7,483 रुपये किराने पर, ये बड़ा खर्चा होता है भाई, घर का पूरा सामान लेके आया तो रेंट में इतने दे दिए, फिर घर का सामान भी लेके आया, और उसके बाद उसके पास देखो क्या बचा, 218। इतने कम पैसे हैं, क्या करेगा। तो फाइनली उसके पास 218, और वास्तव में ऐसे ही बचते हैं जब खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं ना, बहुत कम पैसे। उसके बाद कह रहा है आपसे मासिक वेतन क्या है, इसलिए सैलरी क्या होनी चाहिए, बड़ी, कुछ अमाउंट हमारी फिक्स हो पहले से कि हम कितने बचा। चलो राइट, तो देखो 28% यहाँ खर्च कर दिए, किस तरीके से कर सकते हो, तो भाई ये खर्च हो गया ना, अब जो खर्च हो गया उसे हटाओ। अगर खर्च हो गया आपकी सैलरी का 28%, तो 72 तो अब भी बचा है, अरे 72% तो अब भी बचा है, अगर 28 उसने खर्च कर दिया, उस बचे में तुमने क्या क्या करा वो देख लो, ये बचा हुआ किसके बराबर होना चाहिए, वो बचे में तुमने क्या क्या करा। एक जगह 687 दिए, एक जगह 7,483 दिए, एक जगह 218 दिए, यानी कि सारी अमाउंट एक साथ जोड़ दो भाई बचे हुए में तुमने इतना काम कर दिया, इतना काम कर दिया तो सारे काम को जोड़ दो, 7 3 10 8 18, 8 और 8 16 17 और 1 18, और फिर 6 4 10 और 2 12, 7 और 1 8, 82 88 रुपये बचे तुम्हारे पास, 82 88 रुपये बचे, इसके बराबर रख दो, इसे काट दो, कट रहा है कितना, 24 से काटो सीधा, 8 8 8 किया 24 और 26, पूरा तो कट रहा है नंबर ये, क्योंकि 9 से तो कटेगा नहीं, 8 8 16, 8 के 24 और 2 26, कितनी बार कटता है लगाओ, 4 से काट लो पहले, फिर काट लेंगे, 4 से इसे काट लो 18 बार, और 4 से इसे काट लो 25 बार, 25 की गुणा से गुणाई हो जाती थी, और 25 की गुणा करें 18 का भाग लगा लो पहले जहाँ तक लगता है, तो 18 चौक 72, 10 बचेंगे, फिर 8, 18 चौक 72 हो गए ना, फिर 10 बचेंगे, फिर 8, 18 पंजे 90, 18 छिक्के 108, और 108 के बाद पूरा पूरा कट जाएगा, इसमें ना जाने के लगेंगे 0, और उसके बाद तुम्हारे पास कितना बच रहा है, 0 ही आएगी आगे, तो 18 चौक 72 4 बार ही जाएगा, यहीं से और गुणा कर लो, 25 चौके 100, 10 0, 25 छिक्के 150, 150 और क्या 5, 25 चौका 100, 5 105, भैया आंसर तो मैच नहीं हो रहा, कहाँ गड़बड़, 82 18 से 11 7 3 10 और 8 18 चाहिए, 8 1 8 8 16 17 18 काटना, फिर कोई 6 4 10 तो 12 और 1 13, यहाँ गड़बड़ हो गई है ना, 6 4 10 2 12 और 1 13, तो 83 88, पता नहीं रहे हो गड़बड़ कहाँ हो रही है, इसे काट के देखो, 9 से अब कटेगा, 9 से पक्का, 9 दूनी 18, 9 नाम 81, 2 बचे हैं यहाँ पे, 9 तिया 27 से 1 बचा है, और 9 दूनी 18, फिर 2 से काट लो इसे, 2 चौक 8 और 2 छिक्का 12, उसके बाद 2 छिक्का 12, इसकी गुणा कर लो, 25 का मल्टीपल आना चाहिए था, ढक्कन वैसे भी दिख रहा है आपको, चलो कोई नहीं वो बातें बता दूंगा, 25 का 150 15, 25 का 150 15, फिर ये बचेगा 5 16, 25 चौके 100 और 16 116, 116 कैसे दिख रहा है पहले ही, 25 का मल्टीपल एक ही तो है, 25 का मल्टीपल लास्ट में 25 की गुणा करनी है ना, तो 25 का मल्टीपल एक ही तो आ रहा है 650, सही है, जोड़ने में हो गई थी गड़बड़, इसलिए कटने में हो गई थी दिक्कत, आपने कर लिया होगा पहले ही। चलो ये देखो लास्ट क्वेश्चन, दोबारा टाइम एंड वर्क से सवाल है, कह रहा है, और यूनिक सवाल है, ध्यान रखना, यहाँ फंसते हैं कई बार, और ये अब भी बिल्कुल रिलेवेंट सवाल है, बिल्कुल नजदीकी एग्जाम में आया है, वहीं से उठा के लाए। कह रहा है ए 5/6 समय में बी का 3/8 भाग कर लेता है, जितना काम कर लेता है, यदि अकेला बी एक कार्य को 87 दिन में, यानी कि इस वाले काम को 87 दिन में कर देगा, तब दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। अब ट्राई करो एक बार और फिर देखना जैसे मैं बता रहा हूँ वही कर रहे हो। अब यहाँ पर आपने वो सवाल पढ़े होंगे ना MDH वाले, M1 D1 H1 अपॉन में W1 बराबर M2 D2, तो वहां से सवाल इजीली हो जाता है। कैसे कि भाई दो व्यक्ति हमारे पास ये हो रही, कुछ टाइम ले रहे हैं और कुछ काम कर रहे हैं, काम को कहाँ रखते हैं नीचे, टाइम को कहाँ रखते हैं ऊपर, तो पहले टाइम बांट लेंगे,
ए 5/6 समय में बी से, यानी कि बी से 5/6 समय में बी लेता होगा 6 टाइम, ए लेगा कितना 5 टाइम। कि भाई जो ए है वो 5/6 टाइम ले रहा है, तो बी पूरा 6 टाइम ले रहा होगा, ए 5 टाइम ले रहा है। और बी का कितना हिस्सा कर पा रहा है, बी का 3/8 कर पा रहा है, यानी कि बी अगर 8 कर पा रहा होगा तो ए केवल 3 कर पा रहा है। बस हो गया, ए और बी की क्षमता निकाल लो इसमें। ए और बी का एक दिन का काम निकाल लो, 2 से 3 बार और 2 से कितनी बार 4 बार, तो 3 3 9 और 5 चौक कितना 20, 9/20 आ गई। ए एक दिन में 9 काम करता है, बी एक दिन में 20 काम करता है। कह रहा है यदि अकेले 20 का आयोग करे तो 87 दिन में पूरा कर देगा, अकेले बी करेगा तो 87 दिन में कर देगा। तो टोटल काम कैसे निकालोगे, टोटल काम होता है भाई बी की क्षमता 20 और कितने दिन में कर देगा 87 दिन में। और काम किससे कराना है, दोनों से मिलके, दोनों की मिलके क्षमता कितनी है 29, और ये 29 का कितने गुना लिखा हुआ है 3 गुना, तो 20 दिया कितना आ गया 60। सवाल का ठीक है, तो आई होप 10 ही सवाल है, सारी स्लाइड छाप लो, ठीक है। हाँ 10 ही सवाल मैं लेके आया हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं करते हैं। आई होप आपको जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। रेगुलर सीरीज में बने रहिए, बिल्कुल एग्जाम के लास्ट तक पूरी कोशिश करूंगा आपके सारे होल कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज करा दूं। आज मैंने बहुत आसान सवाल भी लिए हैं, 1-2 सवालों को छोड़ के, नॉर्मली आसान ही थे, लेकिन ये हर बार ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। पहले आपका फ्लो बन जाए अच्छे से पढ़ने का, रेगुलर रहना तब तक, और कुछ क्वेश्चन भी मैं आपको लाऊंगा। दूसरा आप किस तरीके से और चीज़ों को रखना चाहते हैं, आप कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आप इस तरीके से करा दें। कि कई बच्चे टॉपिक भी मेरे से कह सकते हैं कि आप इस टॉपिक से पढ़ा दें, तो वो तभी पता चलेगा जब आप थोड़ा बहुत मुझे बताएंगे, ठीक है ना। किसी का जैसे मानो कोई आपको लग रहा है मेजर, अगर मुझे ऐसा लगा कोई बोले कि भाई मेरे को नंबर सिस्टम में ये टॉपिक में दिक्कत है, टाइम एंड डिस्टेंस में इस टॉपिक में दिक्कत है, तो फिर उसके क्वेश्चन इस अलग से लाके एक बार मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा। तो इस तरीके से चीज़ें रहेंगी, ठीक है। बाकी आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।